महापाषाणिक संस्कृति के नाम से जो जानी गई इतिहास में। 1000 बीसी के आसपास इस संस्कृति का उदय होता है। तो इसमें हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना जानेंगे कि जो ये महापाषाणिक संस्कृति थी, बेसिकली आप देखिएगा कि इसकी खासियत क्या थी। महापाषाणिक संस्कृति जो है ये कहाँ पर थी? सबसे पहली बात तो ये है कि दक्षिण भारत में इस संस्कृति का जन्म होता है। ठीक है, अब देखिएगा कि इस संस्कृति की जो जानकारी का यानी जो जिससे हम इसको इस संस्कृति के बारे में हम जिसको पुख्ता सबूत कह सकते हैं या कह सकते हैं कि साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो क्या हैं? वो यहाँ के साक्ष्य हैं महापाषाण। महापाषाण की जब हम बात करते हैं तो महापाषाण कह लीजिए, या फिर यही महापाषाण इनको कब्र के नाम से, ये जो कब्र थी ना उन्हीं को महापाषाण कहा जाता था। कब्रों को ही महापाषाण कहा जाता था। क्यों? जब ये लोग दफनाते थे, सपोज करिए किसी को जमीन के अंदर दफना दिया तो उस पर बड़े बड़े जो है पत्थरों से जो है ये ढक देते थे उसको चारों तरफ से, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से। तो एक जो है कह सकते हैं एक संरचना प्राप्त कर लेता था और उन्हीं कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से उसको ढकने के कारण उसको महापाषाण कहा जाता है। दूसरी इसकी जानकारी का एक खास स्रोत मिलता है, जब ये लोग दफनाते थे किसी को तो उसमें क्या करते थे, जब सपोज करिए कि किसी को यहाँ पे दफनाया तो उसकी अस्थि को एक कलश में रख करके दफनाते थे। किसमें? एक कलश में, और वो लाल रंग का कलश होता था, है ना, लाल रंग का कलश होता था, उसमें अस्थियों को डाल करके दफना देते थे। और साथ ही इस कब्र में अनेक लोहे की वस्तुओं को दफनाते थे। क्या दफनाते थे? लोहे की वस्तुओं को भी दफनाते थे। और उन चीजों में जैसे कि आप देख सकते हैं लोहे के बाड़ाग्र होते थे, प्रमुख रूप से लोहे के बाड़ाग्र होते, मतलब तीरनुमा संरचना है उसका अगला हिस्सा यहाँ पर मिला है। इसी तरह से बरछी का बाड़ाग्र भी मिला है, बरछी का बाड़ाग्र भी यहाँ से मिलता है। साथ ही आप देखिएगा कि हसिया, फावड़ा, है ना, आदि ऐसी लोहे की बहुत सारी जो चीजें उस तत्कालीन टाइम पर उपलब्ध थी उन चीजों को ये साथ में दफनाते थे। दूसरी खास बात यह है कि इनकी जितनी भी महापाषाणिक कब्रें मिली हैं, ठीक है, इनके जो निवास के साक्ष्य जितने भी मिलते हैं, ये लोग क्या करते थे, उन्हीं कब्रों के आसपास ये लोग रहते भी थे और वहीं आसपास में अपनी कब्रों को दफनाते भी थे। देखिएगा कि इनके जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे जो पर्वतीय हिस्सा है, सपोज करिए कि अगर ये कोई पर्वत है तो ये उसकी ढलानों पर रहा करते थे और वहीं पर ये दफनाते भी थे उनको। क्यों? ऐसा क्यों था? मैदानी हिस्से में ये लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? इसके पीछे का एक रीजन था, और वो रीजन क्या, वो कारण क्या था? कारण ये था कि मैदानी जो भाग था वो सघन जंगलों से भरा हुआ था, है ना, मैदानों में सघन जंगल थे और ये उसकी साफ सफाई नहीं कर पाए उस वक्त, और इसी कारण से इनको जो है पर्वतों की ढलानों का सहारा लेना पड़े जिसपे कम वनस्पतियां थी। ठीक है, या कह सकते हैं कि कम जंगलों की सफाई करनी पड़ती थी, या उतनी ज्यादा सघनता नहीं थी जंगलों की, और इसी वजह से ये कभी मैदानों में जो है अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए। जितने भी इनके साक्ष्य मिलते हैं वो पहाड़ी ढलानों पर ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। प्रमुख स्थान देख लेते हैं वो कहां कहां पर है। प्रमुख स्थान में जब आप बात करिएगा तो उसमें देखिएगा कि सुदूर दक्षिण में आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वहीं पर आपको इसको सारा मिलेगा, जिसमें से कुछ प्रमुख स्थान है, मास्की है, संगनकल्लू है, आदि चन्नलूर है, पेरुम्बैर है या पेरम्बूर है, या उसको जो भी आप नाम से पेरम्बूर के नाम से भी आप सुनते होंगे, या पेरुम्बैर के नाम से भी उसको जाना जाता है। हल्लूर इसी तरह से है, हल्लूर है। इसी तरह से देखिएगा कि कुन्नरतूर है, पुलियार है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से इनकी खास तौर से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ खास बात थी किसकी, जो थी ये संगम युग से जस्ट बाद जो महापाषाणी संस्कृति का एक जन्म होता है, उसके पहले जो है महापाषाणी संस्कृति, और उसके बाद संगम युग का उद्भव होता है, उदय होता है। तो अब हम लौट कर आएंगे और अब बात